कौन सी? रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। एंथैल्पिकल एनर्जी तो बहुत पहले से ही हमारे कब्जे में थी। अब एक चीज, एक बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप जो अपने को एक्सप्लोर करनी रह गई है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि भाई डेल्टा एच और डेल्टा यू में संबंध क्या है, कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है जी। हम सीधे से कह सकते हैं कि आप देखिए, एच बराबर यू प्लस पीवी। हाँ जी। तो डेल्टा ले लीजिए, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। बिल्कुल। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि पी डेल्टा वी, पी बाहर आ जाएगा। ठीक है। कुछ और कह सकते हैं, आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, तो हम कहेंगे पी डेल्टा वी इज डेल्टा एन आर टी। और प्लीज नोट, पीवी बराबर आर टी होती है सिर्फ गैसों के लिए, तो डेल्टा एन गैस लिख देंगे, ये याद रखने के लिए कि ये मोल्स सॉलिड या लिक्विड के नहीं है, गैस के हैं, क्योंकि गैसों पर ही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगती है। अरे तो अगर सॉलिड और लिक्विड हुए उसमें तो क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड्स के लिए प्लीज नोट, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड से सॉलिड्स ना तो बहुत ज्यादा फैलते हैं ना सिकुड़ते हैं। अगर वो है भी तो उनके लिए डेल्टा वी वाला टर्म नेग्लिजिबल है। मेन तो ये गैसों के लिए है, तो बस उन्हीं को लिखते हैं और आ जाता है डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। तो आ जाएगा डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये डेल्टा एन गैस है क्या? साफ साफ बताइए। ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये है डेल्टा एन गैस। ओके, ठीक है। तो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है ये। हाँ जी। तो अगर गैस के मोल बढ़ रहे हैं तो डेल्टा एन गैस पॉजिटिव होगा, अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो डेल्टा एन गैस नेगेटिव होगा। कैसे? जैसे देखिए, एग्जांपल देता हूं, CaCO3 सॉलिड गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मान लीजिए ये रिएक्शन है। अब इसमें किसी ने कहा डेल्टा एन गैस निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, प्रोडक्ट्स में गैस के कितने मोल हैं, यहां पे सॉलिड है, इसके मोल मत गिनिए, गैस का 1 मोल है। और रिएक्टेंट्स में गैस के कितने मोल है, यहां 1 मोल है, तो सॉलिड का है। गैस के कितने हैं? और गैस तो है ही नहीं, तो 0। तो डेल्टा एन गैस इज 1 फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा, और मान लीजिए है ऐसे H2O लिक्विड गिविंग यू H2O गैस, इसके लिए डेल्टा एन गैस कितना होगा? प्रोडक्ट में गैस के मोल्स हैं 1 और रिएक्टेंट में 0, ये भी 1 आएगा। अच्छा, और रिएक्शन है N2 plus 3H2 गिविंग यू 2NH3, द क्लासिक हेबर्स प्रोसेस, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हम कहेंगे डेल्टा एन गैस इज, प्रोडक्ट्स में है 2 minus 1 plus 3 इज -2। ओ माय गॉड, ठीक है। तो डेल्टा एन गैस निकालना आ गया आपको? आ गया। आगे आगे देखते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। ये फॉर्मूला यूजफुल कब है? ये तब यूजफुल है, पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शंस में काम में आता है। क्यों? केमिकल रिएक्शंस एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे कराए जाते हैं, जब टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, और तब अगर हमें हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि डेल्टा एच, और हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप निकालनी हो, इस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। राइट? अब एक चीज देखिए, ये भी तो हो सकता है कि डेल्टा एन गैस 0 हो जाए। हाँ, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग यू 2 times NO गैस। तो डेल्टा एन गैस कितना है? 2 - 1 - 1 विच इज 0। अच्छा, एक और मजेदार केस हो सकता है, जैसे H2O सॉलिड गिविंग यू H2O लिक्विड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस ही नहीं है, एक्वस या सॉलिड या लिक्विड ऐसे हैं, तो रिएक्टेंट भी 0 प्रोडक्ट भी 0, तो डेल्टा एन गैस ऑब्वियसली विल बी
0, तो delta H would be equal to delta U in such cases. और कुछ भी हो सकता है, हाँ, हो सकता है डेल्टा इन गैस नेगेटिव हो। इसका मतलब गैस के मोल्स कम हो रहे हैं। अगर गैस के मोल्स कम हो रहे हैं तो आप देखिएगा डेल्टा एच और डेल्टा यू में कोई संबंध होगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड नहीं, साइन सहित अगर देखेंगे तो डेल्टा एच विल बी लेस एज कंपेयर टू डेल्टा यू। अगर डेल्टा, अब इसमें दो केसेस संभव है, अगर डेल्टा यू भी नेगेटिव था तो डेल्टा एच और बड़ा नेगेटिव नंबर होगा, मतलब इट विल बी स्टिल लेसर। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, साइन में तो लेस हो जाएगा, लाइक -3 इज लेस देन -2। और दूसरा केस, अगर डेल्टा यू पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और डेल्टा एन गैस आर टी नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डेल्टा एच की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, तो डेल्टा यू वुड बी स्टिल, यानी कि डेल्टा एच विल बी स्टिल लेसर देन डेल्टा यू। हर केस में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, डेल्टा एच विथ साइन विल बी ऑलवेज लेस देन डेल्टा यू इफ डेल्टा एन गैस इज नेगेटिव। और यही नहीं, सिमिलरली इफ डेल्टा एन गैस इज पॉजिटिव तो क्या होगा, डेल्टा एच विल बी मोर देन डेल्टा यू, ठीक है, इंक्लूडिंग द साइन ऑफ कोर्स, बिल्कुल, राइट। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन को अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट करना चाहे ऐसे कर सकते हैं। डेल्टा एच और सीपी में कोई रिलेशन है? शायद। क्या, आइए देखते हैं। डेल्टा एच कितना है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, ठीक है। नाउ डेल्टा यू इज एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है, और डेल्टा ऑफ पीवी, नाउ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी। और ध्यान रखना, इसके पहले जो एक्सप्रेशन निकाला था वो तो केमिकल रिएक्शंस के लिए था, दिस इज फॉर अ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस हो और वो रिएक्ट न कर रही हो तो उसके लिए ऐसा आ जाएगा NR(T2 - T1), ठीक है। नाउ T2 - T1 कॉमन ले लीजिए, CV प्लस R T2 - T1, CV प्लस R मेयर्स रिलेशन से आ जाएगा NCP T2 - T1। Therefore delta H is NCP delta T। अगर आप ध्यान करें, इसके सिमेट्री में एक और रिलेशन जो हमें पहले से पता था वो था डेल्टा E बराबर NCV डेल्टा T। एक था NCV डेल्टा T और ये है NCP डेल्टा T। तो जो महत्व है, बहुत अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनिएगा, जो महत्व है कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H का, वही महत्व है कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U का। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिलीज्ड एब्सॉर्ब डेल्टा यू के बराबर है, ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिलीज्ड एब्सॉर्ब डेल्टा एच के बराबर है। आप देखें, एंड ऑफ कोर्स दिस इज क्यूपी एंड दिस इज क्यूवी, नीडलेस टू ऐड दैट, राइट। चलिए, मजेदार है ये सर, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं कहां डेल्टा एच और डेल्टा यू, क्या हम इनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से जोड़ के देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कैसे, आइए देखते हैं। फॉर एन आइडियल गैस व्हिच अंडरगोज अ प्रोसेस du is ncv dt, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी, दिस इज फॉर आइडियल गैसेस, हाँ, फॉर आइडियल गैसेस ओनली, सिर्फ आइडियल गैसों के लिए हम बात कर रहे हैं। डेल्टा यू इज ncv dt, ठीक है। अगर आपको याद हो, आइडियल गैसों के लिए इंटरनल एनर्जी हमने कहा था इट इज ओनली एंड ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, इनफैक्ट दिस वाज 3/2 kT, ये था इंटरनल एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन जो था U बराबर 3/2 kT, ये क्या थी, ये थी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये थी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल की मीन सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये और कुछ नहीं है। अच्छा, और अगर उसमें रोटेशनल, वाइब्रेशनल ये सब भी जोड़ना है तो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो जाएगी F/2 kT, where F represents what? Degrees of freedom। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बोला है? वेल, फ्रीडम एक बहुत ही आंदोलित कर देने वाला शब्द है। आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, ये है क्या।
सबसे पहले ये तो अपना केमिस्ट्री में टर्म आ रहा है, उसके पहले मैथमेटिक्स में ये भी शब्द आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, तो गणित में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बताता हूँ। मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखता हूँ, थोड़ा सा मुद्दे से साइड में आ रहे हैं, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लोर करके फिर लौटेंगे अपने मुद्दे पर, बने रहिए हमारे साथ। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कोई कोई एक्स बराबर 3 एक इक्वेशन है, हाँ जी, तो इसमें क्या एक्स की हम मनचाही वैल्यू रख सकते हैं? अभी कैसे रख देगा, एक्स बराबर 3 है, साफ दिख रहा है। एग्जैक्टली। तो इसमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हम अपनी मर्जी से कितनी वैल्यू चुन सकते हैं? जवाब है कुछ नहीं चुन सकते, एक्स की वैल्यू चुन ली गई है। कितनी है? 3, दैट्स इट। इट इज फिक्स्ड, यू कांट चेंज इट, यू कांट चूज इट। फाइन। एक और इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। ठीक है। अब सिर्फ एक इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें क्या कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? क्या हमें आजादी है एक्स या वाई चुनने की? जवाब है हाँ, कोई एक चुन लो। अगर एक्स अपनी मर्जी से कुछ भी रख दोगे तो वाई फिक्स हो जाएगा, और वाई अपनी मर्जी से कुछ भी रख दोगे तो इस इक्वेशन के अनुसार एक्स फिक्स हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 ऐसा होता तो ये अलग इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन है, तो मैं कहूंगा दिस इक्वेशन हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एक्स वाई या जेड में से कोई भी 2 वैल्यूज मैं रैंडमली चुन सकता हूं, तीसरी फिर इस इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी, वो फिक्स्ड हो जाएगी। तो आप देखें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस तरह से हम बोल दिया करते थे। ऐसे ही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक इक्वेशन है, इसमें पी वी एन और टी 4 अलग अलग आइटम है, इसमें कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? जवाब है इसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। क्यों? 4 वेरिएबल्स हैं, पी वी एन टी, लेकिन एक इक्वेशन भी है। 4 में से जैसे ही कोई 3 वेरिएबल्स फिक्स करोगे, चौथा अपने आप फिक्स हो जाएगा, तो बस वही होगा। इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ग्रेट, अच्छी बात है। अब आते हैं एक गैस के मॉलिक्यूल पर, वापस केमिस्ट्री की ओर लौट रहे हैं। मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट मैं स्टडी करना चाहता हूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं देखना चाहता हूं, तो आप बताइए कि ट्रांसलेशन कितनी अलग अलग दिशाओं में हो सकता है? अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो उसके कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स में इस फिजिकल वर्ल्ड में मूवमेंट वेल डिफाइंड है और कुछ नहीं करना है। हाँ जी, तो मैं कहूंगा कि फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, अगर एक पार्टिकल ट्रांसलेशन कर रहा है, एक सिंगल पार्टिकल ट्रांसलेशन कर रहा है, तो 3 अलग अलग दिशाओं में एक्स वाई और जेड के हिसाब से अगर उसके कंपोनेंट्स दे दो, तब वो मोशन डिफाइन होगा, या उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को स्मॉल एफ से डिनोट करूं तो उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, किसमें? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। और ट्रांसलेशनल मोशन तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि चलो मान लो मैंने एक, ये तो सिंगल पार्टिकल था, फाइन। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं, अगर मैंने कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं, वाओ, तब क्या होगा? अब अगर ये 2 पार्टिकल्स हैं तो प्लीज नोट, ये 2 पार्टिकल्स ऐसे 2 एंड्स पर है, तो अब ये अगर एक्स एक्सिस है और इसके अराउंड में घुमाऊं, अगर ये पॉइंट मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, और इन्हीं को ज्वाइन करने वाली लाइन के अराउंड इनको घुमाऊंगा, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 0, 0। इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बीच में पॉइंट ये ले लूं, एक्सिस को वर्टिकल ले लूं और ऐसे घुमाना शुरू करूं इस तरीके से, ऐसे चक्र की तरह, तो क्या मूवमेंट है? हाँ। और अगर मैं इसको ऐसे घुमाना शुरू करूं इसके परपेंडिकुलर, तब भी मूवमेंट है, हाँ। और इसके परपेंडिकुलर अगर ऐसे घुमाना शुरू करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 था। तो क्या आप देख सकते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप घुमा तो सकते थे, लेकिन उनमें से कोई एक एक्सिस जिसके अलोंग वो दोनों लाइन या दोनों एटम्स लाई कर रहे हैं, अगर उस एक्सिस को चुन लेंगे तो उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाने से उस मूवमेंट का महत्व नहीं रह जाता। लेकिन बाकी बची हुई दोनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल की 3 थी, रोटेशनल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 2।
अगर मॉलिक्यूल लीनियर है। अगर दो एटम्स हैं तो गारंटीड लीनियर होगा ही होगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स हैं और अगर वो लीनियर है, अगर 3 पॉइंट्स हैं और अगर वो लीनियर है, तो फिर से उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो ही रह जाएंगी, किसमें? रोटेशनल में। और अगर पॉलीएटॉमिक है और अगर 3 एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं और अगर वो लीनियर नहीं है, तो फिर से मैं कहूंगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के अराउंड 3 तरीके से रोटेशन हो सकता है, तो तब रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 3। तो ट्रांसलेशनल तो 3 पक्के ही है, रोटेशनल 2 होंगे अगर लीनियर है और 3 होंगे अगर नॉन लीनियर है। इतनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी किसी भी पार्टिकल की, इतने कंपोनेंट्स होंगे जिसके अराउंड उसका मोशन रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, वाइब्रेशन भी तो होता है ना, ऐसे 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 कैसे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते। प्रायः जब तक बहुत सिग्निफिकेंट टेम्परेचर ना आ जाए उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके दूसरे रहस्य मनोरंजन जिनका यहाँ फिलहाल इस डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3 ट्रांसलेशनल। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5, 3+2। और अगर पॉली एटॉमिक है तो इसमें 2 केसेस हैं, अगर लीनियर है तो इसमें वैसे ही 5 हो जाएंगे और अगर नॉन लीनियर है तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगी। इस तरह से हम गिनते हैं, इस तरह से हम मानते हैं। ये बैकग्राउंड था। इस ज्ञान के आलोक में आइए देखें, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो 3/2 kT थी पर मॉलिक्यूल, और पर मोल के लिए 3/2 RT थी। ठीक है, और n मोल्स के लिए n into 3/2 RT हो जाती। ठीक है, और ये तो ट्रांसलेशनल थी। अगर उसी की बजाय हम कहते हैं ट्रांसलेशन में रोटेशन वगैरह भी जोड़ लो, तो हम कहते हैं इन जनरल अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f है तो f/2 RT ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू n नंबर ऑफ मोल कर देंगे तो आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी? उस पार्टिकल की। राइट, अच्छी बात है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये ऐसा है। ठीक, तो U बराबर इतना अक्सर फिजिक्स की किताबों में इस तरह से लिखा हुआ हमने देखा है। ये इक्वेशन बहुत शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद हो हमने कहा था इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इस इक्वेशन से ऐसा प्रतीत होता है कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, पर ये पूरा सच नहीं है, ये झूठ है, ये इक्वेशन झूठ है। क्यों? क्योंकि यू जो इसमें है, ये यू टोटल या जिसको आप इंटरनल एनर्जी बोलते हो वो नहीं है, ये यू सिर्फ ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, अगर आप डेल्टा यू या डी यू ले लेंगे तो इसमें क्या है, बाकी जो बॉन्ड्स के अट्रैक्शन, रिपल्शन, न्यूक्लियॉन्स वगैरह वो सब सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, डी यू बराबर एन इंटू F/2 R इंटू डी टी। डेल्टा लेना बहुत बढ़िया है। क्यों? चेंज किसका है? चेंज तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने के कारण, कोई न्यूक्लियस तो विस्फोट नहीं कर गए, एटम इधर उधर खसक नहीं गए। न्यूक्लियस अगर अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है, बढ़ा है, तो उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट जोड़ा है और वो कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, बस। ठीक है, तो ये आ जाता है du is F/2 nRT। सुंदर रिजल्ट है, सुंदर फॉर्मूला है, इसको देखें। और dH क्या होगा? NCP/dt which is NCV plus R dt। ठीक है, और अगर आप देखें तो N और dt तो है F/2R। CV कितना था? CV is F/2R, तो ये हो जाएगा n टाइम्स F/2R प्लस R dt। R को बाहर निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा? F/2 प्लस 1 NR dt, ऐसा आ जाएगा। मजेदार है। कोई डिवाइड ना कर दे इन्हें, जरूर करेंगे। अगर करेंगे, थोड़ी सी वहां से जगह लेके यहां करता हूं, तो CP/CV कितना जाएगा? F/2 प्लस 1 अपॉन F/2। अच्छा, विच इज अगर आप देखेंगे जिस 1 प्लस 2 बाय F
which is F plus 2 by F. और CP by CV is often called Poisson's ratio gamma, gamma की पहलवान, and gamma is F by 2 by F, F plus 2 by F. That's it. Du and dH can be related to degrees of freedom. Yes. कैसे? अभी अभी तो हमने किया था. आप देखिए, ये तो बात थी गैसियस सिस्टम्स की. अच्छा, अगर सॉलिड्स या लिक्विड्स होंगे तब क्या होगा? क्या आपको इस बात का आइडिया है कि सॉलिड्स या लिक्विड्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबली चेंज होता है थोड़ा टेम्परेचर प्रेशर वगैरह चेंज करने पर? तो इसमें आप देखिए, ये F/2RT, ये तो आइडियल गैस के रिजल्ट्स थे, ये यहां पर बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे. सीपी और सीवी में कोई अंतर नहीं होता, सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए लगभग एक जैसी ही होती है. तो डीयू और डीएच में भी आप देखेंगे अंतर बहुत नेग्लिजिबल है. किसके लिए? सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए प्रैक्टिकली कोई अंतर नहीं है. क्यों? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आरटी, डेल्टा एन गैस 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट? ठीक है. देखिए, एक दो थर्मो के पॉइंट्स और देखिए. मान लीजिए बर्फ है, हाँ, और बर्फ पिघल रही है. ठीक है. अब ये बताइए कि बर्फ के पिघलने की प्रोसेस में क्या क्या बढ़ रहा है? क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं. मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस अगर प्रेशर कांस्टेंट हो. क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रही है? ऑफ कोर्स, सॉलिड के पार्टिकल एक जगह फंसे हुए थे, वो वाइब्रेट करते करते जब दूर चले जाएंगे, इधर उधर ट्रांसलेशनल मोशन करने लगेंगे, तभी लिक्विड बनेगा. और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं था सॉलिड स्टेट में, तब वो सॉलिड नहीं रहता. वाओ. तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है ना? हाँ, ज्यादा होती है. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. यस. यहां तो रिमेन सेम लिखा है, नहीं. डज के ई रिमेन सेम? नो. ये बड़ा पॉपुलर मिसकंसेप्शन है, लोग कुछ कुछ बराबर कर देते हैं, है ना? पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? क्या वो बढ़ती है, घटती है, एक जैसी रहती है? आप देखिए, पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में थे, एक तरह से एक सर्टेन अलाइनमेंट में थे. जब वो मेल्ट करेगा तो टूट कर थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट थोड़ा बहुत दूर जाएंगे. बॉन्ड्स एक तरह से जितने स्ट्रांगली अटैच थे सॉलिड स्टेट में, तभी वो सॉलिड था, वो ढीले पड़ जाएंगे लिक्विड स्टेट में. तो यस, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस. ओ वाओ. क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ती है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी? डेफिनेटली बढ़ जाएगी. अरे टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमने तो पढ़ रखा है, डेल्टा यू बराबर 0 का मतलब होता है डेल्टा टी बराबर 0 एंड वाइस वर्सा. नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसों के लिए था. और ये बर्फ पिघल रही है, वो गैस ही नहीं है यार, आइडियल होना तो बहुत दूर की बात है. अच्छा, तो क्या होगा? तो यही होगा, डेल्टा यू बढ़ेगा. जी हाँ, बढ़ जाएगा. इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. जी हाँ. एंथैल्पी बढ़ेगी. जी हाँ, हाँ भाई हाँ, सब बढ़ जाएगा. काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एंथैल्पी, सब. यस. सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. कब? मेल्टिंग आइस में. ये बहुत प्यारी गलती है, कंसेप्ट की ये बहुत बड़ी कमी है जो अक्सर रह जाती है. बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं, और ये कई बार जेई ने क्वेश्चन पूछा है इससे संबंधित, और वहां घपला हो जाता है. बच्चों को एक चीज याद रहती है कि अगर डेल्टा टी 0 है तो इसका मतलब डेल्टा यू 0 है. ये हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होता है बस. और मेल्टिंग आइस गैस भी नहीं है, आइडियल गैस होना तो बहुत दूर की बात है. राइट? ठीक है. अब आप देखिए, क्यों चेंज हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी तो भैया इसलिए चेंज होती है कि पार्टिकल्स के जो आपस के इंटरेक्शन थे वो बदल जाते हैं. पहले अलग किस्म का आकर्षण था, बाद में थोड़ा दूर चले जाते, अट्रैक्शन के विरुद्ध दूर चले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स बढ़ गई. क्वेश्चन कराएंगे? हाँ हाँ, 2-3 बढ़िया क्वेश्चन है, करिए. पहला वाला बहुत आसान है, देखते हैं. फॉर द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड एट 1 एटमॉस्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? सब्लाइम कर रहा है सॉलिड 1 एटमॉस्फेयर पर, सॉलिड से बन रही है गैस, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0. लो टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर ले आओ यार, अगर तुम सब्लाइम करा रहे हो, सॉलिड से गैस बना रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी की तो गारंटी है वो हमेशा बढ़ेगी. हीट अब्सॉर्ब होगी, गारंटीड होगी. डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, जरूर होगा. डेल्टा यू नेगेटिव कभी भी नहीं होगा. ए बी डी आबाद इज द आंसर. राइट?
अच्छा क्वेश्चन था, स्पेशली क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर जोड़ दिया गया था। कोई अर्थ नहीं है इसका। किसी भी टेम्परेचर पर अगर सॉलिड से गैस बना रहे हो तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी ही, एंथैल्पी भी बढ़ेगी ही, राइट? एक और क्वेश्चन देखेंगे, आइए देखते हैं। फॉर एजी सीपी सो मच। अच्छा, सीपी इज 24 प्लस 0.006 टी। अच्छा, कैलकुलेट डेल्टा एच। एन है 3 मोल, T1 है 300 केल्विन, T2 है और बाबा 1200 केल्विन, जान ले लो मेरी, और P एक्सटर्नल है कितना, 1 एटमॉस्फेयर। और पूछा है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो डेल्टा एच पूछा है, पर वो QP के बराबर है, विच इज इंटीग्रल NCP dt फ्रॉम T1 टू T2। और ले वाह, ये कैसे होगा? आइए देखिए, ये है 300 केल्विन से 1200 केल्विन, ठीक है, और 24 प्लस 0.006 टी dt, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बाबू? दिस इज 24 T2 माइनस T1 प्लस 0.006 अपॉन 2 टी स्क्वायर, या T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। क्या किया आपने? इंटीग्रेट। ये T2 T1 क्या है? फाइनल इनिशियल टेम्परेचर है, वैल्यूज पता है इसकी। T2 माइनस T1 कॉमन ले लेता हूं, तो आ जाएगा 24 प्लस 0.003 T2 प्लस T1। सिंपल अलजेब्रा, मैथ्स। सब्ट्रैक्ट करो भैया, T2 T1 को, क्या होगा? T2 T1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आ जाएगा कितना? 1200 माइनस 300, ये आ जाएगा 900 केल्विन, ठीक है। 24 डेल्टा टी तो बाहर चला गया है, प्लस T2 प्लस T1 है 1500, 1500 इंटू 0.003 विच इज 1.5 इंटू 3, 4.5 आएगी। तो दिस इज 28.5 इंटू 900, क्या चीज? जूल्स, ठीक है। तो 28.5 इंटू 900 जूल्स, या 28.5 इंटू 0.9 किलो जूल्स। 1000 से डिवाइड कर दो तो वाओ, कितना जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 45, 9 8 72, 76, 9 2 18, 25, तो ये आ जाएगा 25.65, 25.65 किलो जूल्स, ये आ जाएगा पर मोल। ऑफ कोर्स ये काफी है? नहीं, 3 मोल्स भी है बाबू। 3 मोल्स क्या करे उसके, तो एनसीपीडीटी है, 3 से मल्टीप्लाई और करना चाहिए आपको, इंटू 3 आएगा सब में, तो पर मोल निकाला है आपने, इंटू 3, तो लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सी बहुत बड़ी बात है। 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 3 5 15 16, 3 6 7, 76.95 किलो जूल्स पर मोल is delta H for this reaction. Done? Done, 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 done. And this brings us to the next question. What does it say? 1 mole of ice, how nice, at 0 degrees Celsius and 4.6 mmHg pressure, बहुत कम pressure है, is converted into water vapor at constant temperature and pressure. H2O solid से बन रही है H2O gas. Temperature is 273 Kelvin. Pressure is 4.6 mmHg. 1 मोल के साथ ये गुल खिलाए गए, ठीक है। Find delta H and delta U if latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram and the latent heat of vaporization of liquid water at 0 degrees Celsius is 596 calories per gram. The volume of ice in comparison to that of water is neglected. मजेदार है, आसान है। कैसे? आप देखिए, पहली बात, लेटेंट हीट हमेशा नापी जाती है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। रिएक्शंस क्या हो रहे हैं? पहला है H2O सॉलिड गिविंग यू H2O लिक्विड, दिस इज डेल्टा H फ्यूजन। पता क्या करना था हमें? पता हमें करना था पर मोल डेल्टा H फ्यूजन, ये कितना आ जाएगा? ये है 80 कैलोरीज पर ग्राम इंटू 18 ग्राम्स पर मोल। ये क्या किया? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आ जाएगा 80 इंटू 18 कैलोरीज पर मोल, और 1 मोल ही है हमारे पास, बढ़िया, हमारे काम का है। और दूसरा है H2O लिक्विड से मिल रहा है H2O गैस, ये है डेल्टा H वेपराइजेशन, और ये है 596 कैलोरीज पर ग्राम
यानी कि 596 into 18 कैलोरीज पर मोल. लेट मी ऐड दिस, एक बार जोड़ते हैं इसे. क्या मिलेगा? मिलेगा H2O सॉलिड से H2O गैस. डेल्टा H sublimation is delta H fusion plus delta H vaporization, which is equal to कितना हो जाएगा? अगर जोड़ेंगे ये है 80 plus 596 multiplied by 18 कैलोरीज पर मोल. ठीक है, into 1 मोल में, क्योंकि 1 मोल ही था, वो भी आ जाएगा. We need to do that dirty multiplication. Might be possibly 596, 600, 674. नहीं, 676 into 18 कैलोरीज पर मोल. 18 से मल्टीप्लाई करने की जहमत उठा लेंगे तो डेल्टा एच सब्लिमेशन मिल जाएगा, विच इज सो मच, वॉट एवर इट इज. ठीक है, दूसरी चीज जो पूछी है वो पूछी है डेल्टा यू सब्लिमेशन. ये डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी. ठीक है, और डेल्टा एच कितना है? 676 into 18, whatever it is, calories per mole is delta U plus delta N gas is 1 mole into R is 2 calories per mole Kelvin into temperature T. T is 273 Kelvin. Really ugly calculations, whatever they are. और इस तरीके से हमें मिल जाएगा डेल्टा U 676 into 18 minus 273 into 2, so many calories. जितना भी आएगा ये पूरे मनोरंजन और समारोह के साथ कैलकुलेट करें और इस तरह से आपको मिल जाएगी दोनों वैल्यूज किसकी? डेल्टा एच की भी और डेल्टा यू की भी. There we are. This gives us the very next beautiful question, and it says, initially 1 mole of an ideal gas CV is so much at 1 atmosphere and 300 Kelvin is put through the following cycle. बढ़िया साइकिल बनाइए, चलाते हैं. स्टेप 1, 2, 3 बताया है. What is the volume L at state X? ठीक है, फाइन. आइए देखते हैं एक और पढ़ के क्या है. बोला है कि आपके पास शुरुआत की स्टेट में क्या था? कुछ था, कहीं पे आप थे, किस पॉइंट पर? पॉइंट, I mean, there is no beginning point as such, which is stated. Step 1, heating to twice its initial pressure at constant volume. अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो वर्टिकल लाइन बनेगी. प्रेशर दुगना किया है, अगर प्रेशर दुगना किया है तो टेम्परेचर भी दुगना हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से यहां से शुरू किया है और यहां तक आए हैं. ये है फर्स्ट स्टेप. फाइन. फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर. दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऐसा बोला है. और यहां पर T1 से T2 आ गया था, फिर लौट कर T1 आ गया है. और थर्ड स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन. दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन बैक टू T1. ठीक है, शानदार. और पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम L एट स्टेट X. वॉल्यूम यहां पर पता करना है. कैसे पता करेंगे? बहुत ही सुंदर प्यारा. और डेटा क्या दे रखा है? 1 मोल है, T1 दे रखा है 300 केल्विन, P1 दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर. वेल, ये 300 केल्विन था, इसे गर्म करके 600 केल्विन तक ले गए थे. ठीक है, ग्राफ बना हुआ है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, CV is 5/2R, CP must be 7/2R. Therefore, gamma, which is CP by CV, will be 7/5, which is 1.4. Right? ठीक है. क्या कैलकुलेशंस कैसे होंगी? बहुत ही आसान है. आप देखें, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट किया है तो T1 V1 raised to gamma -1 is T2 V2 raised to gamma L1 -1. तो T1 और T2 is 2 times T1 तो 2 हो जाएगा. वॉल्यूम V1 क्या था? कुछ था, जो भी था वॉल्यूम V1, कुछ दे रखा है, कुछ नहीं, V1. और बाद में फुल वॉल्यूम हो जाता है V1 by V2
to the power gamma minus 1 is 2. Therefore V2, this is V2 is V1 by V1 upon 2 raised to 2.5 ऐसा आ जाएगा. 2 raised to 0.4 का रेसिप्रोकल विच इज 2.5. इस तरीके से V1 V2 में एक रिलेशन आ गया. किससे? और एडियाबैटिक प्रोसेस से. आइसोथर्मल से कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं. टेम्परेचर तो कांस्टेंट है. P1 V1 बराबर P2 V2 ऐसा कर सकते हैं. तो बट डू वी नीड दैट? नॉट रियली. V1 कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से. कैसे? पीवी स्क्वायर एन आर टी. V1 इज nRT1 by P1. n पता है 1 मोल है, R पता है, T1 और P1 ये भी पता है. दिस इज 1 into R into 300 Kelvin upon 1 atmosphere. लीटर एटमॉस्फेयर में अगर अपन रखते हैं 0.0821 तो वहां से हम V1 भी निकाल सकते हैं. और V2 चाहिए हमको. तो therefore V2 is V1. V1 is how much? 300 into R. R is 0.0821 liter atmosphere per mole Kelvin. वहां से divided by 2 raised to ढाई. 2 raised to ढाई is 2 square root 2. That is 4 root 2. जितना भी आएगा देख लेंगे. और 0.0821 लगभग लगभग होता है 1 by 12 अप्रॉक्स. ये कैलकुलेशन के लिए करी गई अप्रोक्सीमेशन है. फैसिनेटिंग. कितना जाएगा ये? वॉल्यूम V2 पूछा था. वॉल्यूम L एट स्टेट X. स्टेट X है, यहां पर वॉल्यूम कितना होगा? इतने लीटर्स आ जाएगा. Now rest remains to be calculated. 12 4 are 48. This is 300 by 48 root 2, which is 300 root 2 by 96. 96 को अगर 100 मान लेता मैं just in case, तो ये कितना होता? 3 root 2. और वैसे ही हो जाएगा 3 root 2 into 1.04. That is a little bit of nasty calculation. 1.414, 3s are 4.242 into 1.04 is 16. So that's around, approximately this would be kitna? 0.16, 0.24, 4.4 liter. लगभग 4.4 liter के आसपास आ जाए. That's it. Calculations are valuable. Please check them also once. But main thing is the method which we have done. Right? चलिए. एक और जैसी बात पे, of course क्यों नहीं? आगे देखते हैं. An ideal gas. ये तो बड़ा क्वेश्चन है. अरे बड़ा छोटा के डरो मत. हिम्मत मर्दा मदद खुदा लग जाओ. An ideal gas in a thermally insulated vessel at internal pressure P1, volume V1 and absolute temperature T1 expands. ठीक है, यहां पर है गैस. ठीक है, irreversibly against zero external pressure. पटाक एकदम से प्रेशर ऊपर जाएगा और क्लैंप्स लगे वहां अटक जाएगा. ठीक है, as shown in the diagram. Find the final internal pressure, volume and absolute temperature of gas are P2, V2 and TT respectively. ठीक है, P1, V1, T1 से P2, V2, TT हो गया. ध्यान रखना, P external is 0, तो work done on the system is 0. Thermally insulated है तो Q is equal to 0. Q 0 है, W 0 है, तो डेल्टा U भी 0 ही हो जाएगा. ठीक है, क्या होगा? Q 0 है, हाँ, 0 Q W तो डेल्टा U 0 है, तो डेल्टा T also is 0. Yes. तो P1 V1 बराबर P2 V2, nRT कांस्टेंट है, तो yes P1 V1 बराबर P2 V2 बिल्कुल. और P2 V2 रेस टू गामा बराबर P1 V1 रेस टू गामा. ना ना नो गामा नो पहलवान नथिंग. क्यों? ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता था और हमारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है. धोखा मत खा जाना. पूछा है साफ साफ चाहिए, you should be able to answer properly. Right? That's the concept. एक और हो जाए, देखिए. A perfect gas undergoes a reversible adiabatic expansion from 300 Kelvin 200 atmosphere to 90 Kelvin 10 atmosphere. Find the atomicity of gas. आसान है, बोल दिया, पोल खोल दिया. रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वो रिवर्सिबल भी है, एडियाबैटिक भी. तो क्या हो जाएगा? आपको टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है. ठीक है, नाउ पीवी रेज टू गामा
P2 V2 रेस टू गामा, आपको प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम नहीं मांगता है, तो वॉल्यूम नो V इज nRT अपॉन P। हाँ जी, उधर से सब्सटीट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, V रेस टू गामा इज गंदगी रेस टू गामा, NR कट जाएगा, तो दिस इज T1 रेस टू गामा अपॉन P1 रेस टू गामा माइनस 1 is T2 रेस टू गामा अपॉन P2 रेस टू गामा माइनस 1। ठीक है, बस इतना सा काम है, गामा की पहलवानी निकालने हैं। अब देखते हैं तो आ जाएगा therefore T1 upon T2 to the power gamma is P1 upon P2 to the power gamma minus 1। ठीक है, गामा कितना है वो वही तो निकालना था, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और T1 कितना है, T1 दे रखा है 300 केल्विन, और बाद में है T2 90 केल्विन टू द पावर गामा, इस प्रेशर P1 है 200 एटमॉस्फेयर बाय 10 टू द पावर गामा माइनस 1। आओ इसे सॉल्व करें, 300 बाय 90 कितना आएगा, 10 by 3, 10 by 3 to the power gamma is 20 to the power gamma minus 1। गजब, क्या होगा, कुछ नहीं, अब सॉल्व कर लीजिए इसे। कैसे, आई मीन लॉग लगा दीजिए, गामा टाइम्स log of 10 by 3 is gamma minus 1 times log of 20, log of 10 by 3 कैसे, log 10 minus log 3 that is 1 minus 0.48 that is 0.52 is gamma minus 1 times log 20 is 1.3। वाओ, तो आ जाएगा, just solve this, 1.3 gamma minus 0.52 gamma, really I hate such calculations, but nonetheless that makes it 1.3 divided by how much, this is 1.3 minus 0.52 that is 0.78, लगभग इतना जाए 0.78 0.8, या सही है, इतना आ जाएगा गामा। अब आप देखें एटॉमिसिटी पूछी है बड़ी अदा से, तो ये लगभग किसके बराबर है, एक बार चेक कर लेते हैं, 0.78 13 by 7.8 130 by 78। हमारे पास गामा दी पहलवान की अलग अलग वैल्यूज थी, कौन सी, 4 by 3 ये तो होता था 1.333, या 5 by 3 ये होता था 1.667, या 5 by 7 by 5 which was 1.4। अब आप देखो वैल्यूज बहुत पास पास हैं, क्योंकि वैल्यूज बहुत पास पास है, थोड़ा भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है और एटॉमिसिटी गलत आ सकती है, तो कैलकुलेशन हैज टू बी डन विद ग्रेट केयर, राइट। एंड if we calculate it nicely and decently, let's see what it brings to us। well क्या 1.4 है, नहीं, क्यों, 1.3 by 0.78 है, न्यूमरेटर थोड़ा बढ़ा दो 1.4, तो डिनोमिनेटर 0.78 से थोड़ा और बढ़ा दो, कितना 0.85 कर लो, तो भी वो 1.4 से ज्यादा हो जाएगा, 1.4 तो नहीं। अच्छा, तो 1.4 से ज्यादा है, हाँ, तो 1.4 तो यही होता है, जी हाँ, ये अपरेंटली 1.667 लगभग इतना आना चाहिए। अच्छा, ये कितना, 5 by 3, तुझे शक यही है कि दिस शुड कम आउट टू बी समवेयर अराउंड दैट। कैसे, कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं, 130 अपॉन 78, अच्छा, और ये कितना होगा, 20 26 3s are 78, 26 5s are 130, अरे बाबा, ये सही है क्या, 18, yes, अरे वाह, this is very beautiful, it cancels nicely, this is 5 by 3, clean 5 by 3, 28 के टेबल से काट डालिए, 26 के रादर, गामा 5 by 3, ये गामा आ गया 5 by 3, इसका मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3 एंड एटॉमिसिटी इज 1। एटॉमिसिटी मतलब गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, द गैस इज मोनो एटॉमिक, एटॉमिसिटी इज 1, ऐसा आ जाए, राइट। आप देखिए बहुत सारी जगलिंग है, कैलकुलेशन है, थोड़े बहुत मैनिपुलेशन भी है, और ये आपको करके दिखाने बहुत जरूरी है, क्यों, ताकि आपको फील आ जाए कि इस तरह की सेटिंग करते कैसे हैं, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, राइट। तो बच्चे लोग, एक डेफिनेट पॉइंट तक हम आ चुके हैं, हमने कुछ चीजें डिफाइन कर ली है, फर्स्ट लॉ, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के कैलकुलेशंस बहुत सारे करके देख लिए हैं। अब क्या करना है, अगले पड़ाव पर आते हैं। आइए आगे बढ़े, इसके पहले कोई प्रोसेस है, कुछ लीलाएं हैं, आइए देखते हैं। पहले आप देखिए एक बार, ये क्या है, अरे कॉफी का मग है, इसमें क्या देखने लायक है,
थर्मोमीटर लगा है, गरम गरम कॉफी रखी है, भाप निकल रही है और धीरे धीरे थर्मोमीटर नीचे गिर रहा है, अपने आप कॉफी का मग ठंडा हो रहा है। क्यों? गर्म कॉफी थी ठंडी हो जाएगी, गरम बनता है उसका, ऐसा होगा। हम सबको पता है कि गरम चाय गरम कॉफी रखेंगे अपने आप धीमे धीमे ठंडी हो जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कॉफी ने जितनी एनर्जी रिलीज करी उतनी एनर्जी सराउंडिंग्स ने एब्सॉर्ब कर ली। ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता। गर्म कॉफी से एनर्जी एब्सॉर्ब करके सराउंडिंग्स गर्म हो जाती हैं और कॉफी ठंडी। ऐसा भी तो हो सकता था। फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें कि कॉफी का मग रखा, ठंडी कॉफी है, उसने आसपास से हीट खींच ली, एनर्जी खींच ली, उसके आसपास और ठंडक पैदा हो गई और कॉफी उबलने लग गई। ठंडी कॉफी अपने आप उबलने लग गई और आसपास ठंडक पैदा हो गई। क्या ऐसा कभी होता है? जादू टोने में तो हो सकता है, वास्तव में तो कभी नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो ये क्यों बता रहे हो? सुनते जाओ पूरी कहानी पहले फिर, है ना? गैस का एक आप देखें कंटेनर था। अच्छा, और क्या किया? पहले पार्टीशन लगा हुआ था, एक हिस्से में गैस थी, पार्टीशन खोला, गैस पूरे उसमें फैल गई। आप देखो, पार्टीशन में गैस थी, खोला, पूरे उसमें फैल गई गैस। गैसें हमेशा फैलकर बड़ा वॉल्यूम घेर लेती हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि गैसें फैली हुई हैं और आप आए और एकदम से गैसें सिकुड़कर एक कोने में चली गई, बाकी जगह वैक्यूम पैदा हो गया, हमारा दम घुट गया? ऐसा थोड़ी होता है। ऑफ कोर्स कभी 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 नहीं होता ऐसा। ठीक है, आप देखिए, ये और इसकी जैसी बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जो हमें अपने डेली जीवन से पता है कि हाँ, ये ऐसी ही होती हैं। गैसें फैलती ही हैं, अपने आप सिकुड़ती नहीं है। गर्म कॉफी ठंडी ही होती है, ठंडी कॉफी सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करके गर्म नहीं हो जाती और सराउंडिंग्स को ठंडा नहीं कर देती। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो वो तो सिर्फ इतना कहता है, लेन बराबर देन, दैट्स इट। गैसें फैल रही हैं, कुछ एनर्जी ले रही हैं, और उतनी दे दो तो सिकुड़ जाएंगी, और हम कितनी भी एनर्जी दें, गैसें सिकुड़ने को तैयार नहीं होती। क्यों? कुछ ना कुछ ऐसा है प्रकृति में, बहुत कुछ ऐसा है प्रकृति में जिसका सही सही सटीक पता हमें फर्स्ट लॉ से नहीं चलता। कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? आप देखें, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, किस हद तक रिएक्शन होगा, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता। किस दिशा में कोई प्रोसेस जाएगी, ये भी फर्स्ट लॉ नहीं बताता। तो फर्स्ट लॉ एक बेहतरीन लॉ है, पर वो जिंदगी का अंतिम सत्य नहीं। वो सत्य अवश्य है, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड में छूट जाता है, जो उसमें कवर नहीं होता। और यहां से वैज्ञानिकों के मन में एक आवश्यकता महसूस हुई, कुछ और सृष्टि का सत्य है जो छूट गया है। क्या है वो? फर्स्ट लॉ से हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। जैसे पानी, वर्षा होती है, पानी नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप एनर्जी दें तो पानी, या आसपास से एनर्जी अपने आप वो एब्सॉर्ब कर ले और पानी उछल जाए। नहीं, इट डजंट हैपन दैट वे। वेरी ऑड। आप देखें, वास्तव में प्रकृति में कई प्रोसेसेस ऐसी होती हैं, इनफैक्ट अधिकांश प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिनका आपको अंदाजे से पता है कि यार ये ऐसे ही होंगी। छत से कूदेंगे, धड़ाम से नीचे ही गिरते हैं, और उसमें क्या होता है, आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे और आ करके हड्डियां टूटेंगे, एनर्जी रिलीज हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही छत से कूदे, आप हवा में तैरने लग जाएं और आपने और आसपास से एनर्जी खींच ले हवा से, या सूर्य से एनर्जी ले ले, या कुछ कुछ भी नॉनसेंस कर ले? इट डजंट हैपन दैट वे। तो आप ये देखें कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से कुछ ऐसे काम थे ऊट पटांग जो संभव तो थे, जैसे कॉफी, ठंडी कॉफी का अपने आप गर्म हो जाना, पर वो वास्तव में कभी नहीं होते। क्यों नहीं होते? हम कहते हैं, एक कंसेप्ट, एक शब्द हम कॉइन करते हैं, और वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाली। वो बड़े स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं, वे नेचुरल एक्टिंग करते हैं। ये बड़ी स्पॉन्टेनियस, या बड़ी तो क्या, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स या एड से वो नहीं चलती, वो अपने आप चल रही है। प्रकृति में वो स्वतः घटित हो रही है, हम अपने आप हो रही है, हम उसको धक्का मार के करा नहीं रहे हैं। अ प्रोसेस which has a natural tendency to occur either on its own or after a proper initiation is called a spontaneous process, of course under a given set of conditions. ये क्या बोल दिया आपने? बाकी तो ठीक था। ये आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन से क्या मतलब है आपका?
कभी कभी क्या धक्का मार के स्टार्ट करना होता है, फिर गाड़ी चलती है। जैसे जैसे एक कागज है, हाँ जी, कागज आप चाहे तो जला दें, हाँ जी, नहीं जलाएंगे तो वर्षों रखा रह सकता है लाइब्रेरी में, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप आग नहीं लगती। पर अगर आप आग लगा दें, पूरी लाइब्रेरी में आप एक जलता हुआ कागज डाल दें, उसके बाद एक एक करके जैसे वो आग पकड़ते जाएंगे, चलता जाएगा, सब पूरी लाइब्रेरी जला सकते हैं, हे भगवान। लेकिन एक्सक्यूज मी, पूरी लाइब्रेरी जला सकते हैं आप बख्तियार खिलजी की तरह, कोई कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप देखें, वो प्रोसेस अपने आप होगी और शुरू करनी पड़ेगी आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, ये बहुत आवश्यक है। तो कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस है, कागज का जलना स्पॉन्टेनियस है, पर अपने आप बड़े बड़े कागज नहीं जलता, शुरू करना पड़ता है। इस वजह से सेंटेंस लिखा है आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, राइट? ठीक है, अपने आप जो हो जाए सो स्पॉन्टेनियस, और वो प्रोसेस जो अपने आप नहीं होती, विच कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन, या दे विल कंटिन्यू ओनली टिल दे रिसीव सम आउटसाइड असिस्टेंस, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी प्रोसेसेस कहलाती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छी बात है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, बताइए कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। पानी रख दिया, कई दिन खुला पानी रखा रहा, धीरे धीरे वो सूख जाता है। क्या पानी का इस तरह से इवेपोरेट होते जाना और सूखते जा सॉरी कि इस तरह से पानी का इवेपोरेट होते जाना और सूखते जाना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? हाँ है, हमें पता है पानी सूख जाता है, ठीक है। और देखिए, गाड़ी रखी है, कई महीनों खड़ी हुई है यूजलेसली, धीरे धीरे जंग लग जाता है। जंग लगना क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? हाँ है। अलग अलग गैसें हैं, येलो और ब्लू, पार्टीशन खोला, गैसेस मिक्स हो गई। इस तरह से गैसेस का मिक्स हो जाना डिफ्यूज करके, क्या ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? हाँ, ऑफ कोर्स है। आप ये देखें कि कई सारी दो तीन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसी थी जिनके उदाहरण हमने देखे। लेकिन एक बात और बताइए, क्या सिर्फ डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस लिख के हम बता सकते हैं कि ये फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, या वास्तव में ये होगी या इसकी उल्टी प्रोसेस होगी? डेल्टा एच सिर्फ से ये बता सकते हैं कि अगर एक तरफ गई इतना डेल्टा एच है, तो उल्टी आई तो माइनस ऑफ डेल्टा एच होगा, इतना बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ पता नहीं लगता, ध्यान दीजिए, राइट? जैसे पानी ऊपर से गिर रहा है, जल प्रपात के रूप में, सुंदर जलधारा के रूप में गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, कुछ डेल्टा एच है, नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा तो माइनस डेल्टा एच हो जाएगा, हाँ जी। लेकिन मतलब वो किस दिशा विशेष में जाएगा, ये हम सिर्फ डेल्टा एच से नहीं बता सकते, बिल्कुल उसकी वैल्यू देख के नहीं बता सकते। अच्छा, तो आप ये देखें कि एक मजे की बात यह है, प्रकृति में एक नियम है, चीजें किस तरफ जाती हैं, हमेशा उस ओर जाने की कोशिश करती हैं जब उनकी एनर्जी कम हो जाए। जैसे पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था, क्यों? वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। मैं ये ऑब्जेक्ट लिए मैं छोड़ दूं ऐसे, अपने आप नीचे गिरता है, क्यों? ये अपनी एनर्जी मिनिमाइज कर रहा है। तो आप ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पानी का नीचे गिरना या पेन का नीचे गिरना है, कैसे है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी मिनिमाइज कर रहे हैं, फाइन। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, तो उससे एक बार फील आती है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमेशा अपने आप हो जाती है। इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? वेल, मे बी, मे नॉट बी, लेट्स सी। ये देखिए यहां पर एक, तो ऐसी जिस दो आइडियल गैसेस मिक्स हो रही है, चूंकि ना अट्रैक्शन के फोर्स है ना रिपल्शन का, तो इसमें तो कोई डेल्टा एच है नहीं, डेल्टा एच जीरो है। ना तो कोई एनर्जी अट्रैक्ट हो रही, ना कोई मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करे ना रिपेल करे, डेल्टा एच जीरो है। और स्टिल प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, यहां डेल्टा एच नेगेटिव नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या है? क्या उसको डेल्टा से जोड़ सकते हैं? लगता तो नहीं है। शायद उसका कोई एक रोल हो, लेकिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एच पर डिपेंड करती है, ऐसा तो नहीं लगता। ठीक है, आप ये देखिए, एक और नमूना देखें, बर्फ पिघल रही है, बहुत स्टाइल से आप देखें। अच्छा, बर्फ के पिघलने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, हाँ, तो ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अभी तो बात हो रही थी कि एक्सोथर्मिक वो स्पॉन्टेनियस था, तो एंडोथर्मिक है, नालायक फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो ये बड़ी गड़बड़ बात है। और देखिए, इवेपोरेशन भी एंडोथर्मिक होता है, ये भी मनहूस स्पॉन्टेनियस है, हाँ जी। तो आप एक चीज देखें
कि कई सारी एक्सो एंडो या डेल्टा जीरो वाली प्रोसेसेस थी, हमने बहुत सारी देखी, सारी स्पॉन्टेनियस है, तो अपरेंटली ये स्पॉन्टेनिटी नाम की चीज है। इसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं लगता कि डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा जीरो या पॉजिटिव के लिए भी स्पॉन्टेनिटी संभव है, अभी देखा हमने। अच्छा, दो चीजें और देखिए, मेल्टिंग या इवेपोरेशन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी कर रहे थे हम, क्या आपने देखा था कि डिसऑर्डर या कैओस बढ़ रही थी, एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर्डनेस बढ़ रहा था। जी हाँ, डिसऑर्डर्डनेस बढ़ रही थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये देखिए, एक मजेदार चीज देखिए, हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, गैसेस का आपस में मिक्स हो जाना, अलग अलग थी गैसेस, ज्यादा वेल ऑर्डर्ड थी, मिक्स हो गई, कैओस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। बर्फ थी सॉलिड, तो मॉलिक्यूल्स फिक्स थे, ऑर्डर था, पिघल गया, लिक्विड बन के बहने लगा, मॉलिक्यूल्स अब उतने वेल ऑर्डर्ड नहीं रह गए, रैंडमनेस बढ़ गई। लिक्विड था, फिर भी कुछ ठीक था, गैस बन के भागने लगा अंतरिक्ष में, उसकी डिसऑर्डर्डनेस और बढ़ गई। जितनी भी प्रोसेसेस हमने देखी थी जो स्पॉन्टेनियस हैं, उन सब में डेल्टा एच से भले ही हमें न पता लगा हो, पर एक चीज हम देख सकते हैं, उनमें एक कॉमन दूसरा धागा है, और वो कौन सा है? उन सारे रिएक्शंस में डिसऑर्डर्डनेस बढ़ रही थी, रैंडमनेस बढ़ रही थी, केओस बढ़ रही थी, और एक्सटेंट ऑफ ऑर्डर्डनेस, जितने ढंग से मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं, वो कम हो रहा था। अच्छा, तो ये प्रकृति का नियम है। जी हाँ, कोई भी सिस्टम आपके पास हो, कोई भी सिस्टम आपके पास हो, आप पाएंगे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टेंडेंसी होती है उसमें ऑर्डर कम हो जाए या डिसऑर्डर बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो वो चेंज हमेशा अपने आप होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस चेंज है। तो ये क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का है। जी हाँ, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, if the disorder increases due to any process, then that process would be spontaneous. Wow! और आप देखें, ड्राइविंग फोर्स है ये प्रकृति का, ये बड़ी चीज है। धरती में अगर सिर्फ एक ही, या ब्रह्मांड में अगर सिर्फ एक क्राइटेरिया होता कि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी तब इंप्रूव होगी जब वो एनर्जी मिनिमाइज करेंगे, तो गैसेस कंडेंस होकर लिक्विड बन जाती, लिक्विड जम के सॉलिड बन जाते, और सॉलिड फ्रीज होते चले जाते। तो क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसी ब्रह्मांड में एक ठीक उल्टी टेंडेंसी भी है। कौन सी? मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डर हो जाने की, इनफैक्ट रैंडमनेस बढ़ाते चले जाने की। सॉलिड से ज्यादा रैंडम है लिक्विड्स, और लिक्विड से भी ज्यादा रैंडम है गैसेस। रैंडमनेस बढ़ जाएगी, उनको मजा आएगा। तो जहां एक तरफ टेंडेंसी है कि एनर्जी घटाओ, तो दूसरी तरफ आंदोलन है रैंडमनेस बढ़ाओ। और इट इज अ टग ऑफ वॉर, दो क्राइटेरिया के बीच में। रैंडमनेस बढ़ाना है तो गैस बनाना है, एनर्जी घटानी है तो सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड खींच रहा है एक तरफ से, गैस खींच रही है, सॉलिड लिक्विड गैस, जहां बीच में रस्सा कशी में रिजल्ट आ गया, कोई भी पदार्थ सॉलिड हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, या गैस हो जाता है, राइट। और इसी तरह से ये त्रिविध संसार हमारे सामने दिखाई देता है। यहां पर एक नया शब्द वैज्ञानिक डिफाइन करते हैं, बहुत ही जादुई शब्द है, लोग प्यार से उसे कहते हैं एंट्रोपी एस। वाओ, क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम जितना रैंडम, जितना केओटिक, जितना डिसऑर्डर्ड है, हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे, अच्छा, ये प्रॉपर्टीज कुछ है एंट्रोपी की। जी हाँ, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और कभी भी अगर आप किसी रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज निकालना चाहें तो पता है कैसे निकालेंगे? टोटल एंट्रोपी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स विल गिव यू एंट्रोपी चेंज इन एनी केमिकल रिएक्शन। वो तो ठीक है, लेकिन एंट्रोपी क्या है, इसके बारे में और बताइए, इसके बारे में और जानना चाहते हैं। आज तो हम इतनी ही बात करेंगे। रैंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डर बढ़ता है, तो एंट्रोपी नाम की कोई क्वांटिटी है, वो बढ़ जाती है। रैंडमनेस या डिसऑर्डर एक रफ अप्रोक्सीमेट वेग सा कॉन्सेप्ट है। एंट्रोपी एक स्पष्ट सॉलिड क्वांटिटेटिव थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है। वैज्ञानिकों ने इसी जादू के साथ इसको डिफाइन किया है, और इसकी फिजिकल मीनिंग, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, वो सारी बातें हम करेंगे। आज के लिए नहीं, आज की मुलाकात बस इतनी।
बहुत बातें हुई हैं आज। इसी के साथ अगली क्लास में आप होमवर्क ढंग से करके आइएगा। अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स को हम और दूसरे लेवल्स पर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।